चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हम लोगों का है। लास्ट क्लास आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में तो क्या होगा। वहां पे आपको बताया था कि टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के वजह से जब वो रोटेट करता है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, राइट। और उस वर्क डन, वही वर्क डन आपका किसमें कन्वर्ट होता है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो आज का हम लोगों का टॉपिक हम लोग लेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डालेंगे तब क्या होगा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है हम लोग। इसका हिंट भी दिया था मैंने, कुछ लोगों ने बना के सबमिट किया है और कुछ लोगों ने कंप्लीट किया ही नहीं, राइट। सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल करना है, कंसीडर करना है। ये देखिए एक्चुअली बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में ये 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। और इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला काम जो है अब बोर्ड्स के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो एक डाइपोल कंसीडर करना होगा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड। सेपरेशन हम लोग 2a लेते थे, तो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। separated by a distance of 2a। 2a का डिस्टेंस से वो दोनों सेपरेटेड, राइट। is placed in is placed in external electric field एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो E है। अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लिया। ना सब जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल आप यहाँ कंसिडर करते हो तो इसपे क्या होता है कि आपका पहला चीज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का चार्ज हम लोग कितना लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। मान लो यहाँ पे चार्ज कितना था, प्लस क्यू, राइट। और प्लस क्यू के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, माइनस क्यू। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू में जब आप फोर्स देखोगे तो इस पे ये फोर्स लगता है इस साइड, ठीक है। और ये फोर्स कितना, एफ लगता है
और इस साइड भी फोर्स कितना लगता है, तो इस साइड भी F लगता है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। ठीक है, और क्या होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको E। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से, इस जगह से जो ये परपेंडिकुलर बना के हम लोग एंगल बना लेते थे, इसका ओरिएंटेशन से ये एंगल आपका कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। इतना काम हम लोग करते थे पहले। ठीक है, नाउ ये चूंकि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे ही हमने प्लेस किया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है इस पे, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के वजह से क्या लगता है किसी डाइपोल में, बता पाओगे आप लोग? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा तो ये इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? यस एग्जैक्टली, टॉर्क। और इस टॉर्क के वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस equal and opposite force, equal and opposite force which forms a couple, ठीक है, of torque, which forms a couple of torque, and is given by, and is given by। अब टॉर्क की वैल्यू आप लोगों ने देखी थी, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है भाई, तो टॉर्क की वैल्यू अगर आपको याद हो तो टॉर्क की वैल्यू आप लोगों ने लिखी थी, टॉर्क का मॉड, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, है ना। पी साइन थीटा का टॉर्क हम लोगों को लगा था। नाउ द वर्क डन, इसके बाद क्या होगा, नाउ द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। मान लो ये डाइपोल जो है स्टार्टिंग में इसका एंगल, स्टार्टिंग में जो एंगल था वो कितना था, थीटा, रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 टू थीटा 2 रोटेट करेंगे तो उसमें रोटेशन में कितना वर्क होगा। नाउ द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2 is given by, तो वर्क डन होगा थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में, हम लोग उसको W ले लेते हैं, और ये W की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, थीटा 1 से थीटा 2, और आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, टाउ टाइम्स ऑफ डी थीटा। ठीक है, टाउ, टाउ की जगह पे टाउ यानी टॉर्क, टॉर्क की जगह पे कितना है, पी साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पे क्या है, पी ई साइन थीटा, और साथ में डी थीटा। पी कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, आप लोग बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना लेते हैं, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन,
माइनस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका p साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस c तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों का क्या है वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2 तक लेंगे, ठीक है। अब इसमें पुट करोगे वैल्यू, तो W की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी देखो, तो माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस p कॉस थीटा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस p कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2, राइट। और यही वर्क डन कैसा स्टोर होगा, तो इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह, है ना। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आया, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन is stored as electric potential energy of the electric dipole, electric potential energy of the electric dipole, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो U की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी किसके बराबर, तो W के बराबर। और W की वैल्यू कितनी थी, दिस इंप्लाइज U इज इक्वल्स टू माइनस PE, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब देखो ये फॉर्मूला है, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है और बहुत बार नहीं भी पूछता है, इसके जगह पे हम लोग को एक और फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है। माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हम लोग नोट बनाएंगे, उसमें कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, ठीक है। पहला केस जो होगा, फर्स्ट केस, तो केस 1 स्पेशल केसेस, इसमें सबसे पहला जो स्पेशल केस होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग कि थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू 90 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस ध्यान से समझना है इसको। पहला क्या, थीटा 1 की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, थीटा 1 जो होगा वो 90 होगा, और थीटा 2 जो होगा वो आपका क्या होगा, थीटा होगा। बोलोगे सर थीटा 1 90 डिग्री ही क्यों ले, राइट। आपके माइंड में आ सकता है कि सर थीटा 1 का वैल्यू आप 90 डिग्री ही क्यों ले रहे हैं, बाकी भी तो ले सकते हैं। तो देखो एक्चुअली जब डाइपोल यहाँ पे रहेगा ना, ये ध्यान से समझना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है, ठीक है, और डाइपोल ऐसा रहेगा, डाइपोल ये 90 डिग्री बनाएगा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, है कि नहीं। तो इस पे फोर्स एफ का यहाँ पे लगेगा और ये एफ का यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अभी बताओ तो क्या ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है या नहीं,
इस वजह से ये 90 डिग्री नहीं है। कौन बोल रहा है नहीं? कैसे बोल रहे नहीं है? देखो ना, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा, और ये साथ में ऐसा स्टैंड है पूरा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट फोर्स विल बी जीरो, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम लोग ये चीज लेके चलते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये ऐसा भी रहेगा तब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे, बट इस केस में हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग जो भी केस लेके चलते हैं वो सारा हम लोग 90 डिग्री पे मान के चलते हैं। ऑल्दो एग्जाम में आपका क्या है कि 90 के अलावा भी और भी केसेस आ सकते हैं, बट हम लोग लेके चलेंगे कहाँ? 90 से थीटा। यूजुअली ऐसा मानते हैं कि जो भी रोटेशन हुआ है, ठीक है, जो भी रोटेशन हुआ है वो 90 डिग्री से हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि नहीं 0 डिग्री से हो, 30 डिग्री से हो, तो हम लोग यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू 30 डिग्री या 0 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट मैक्स कंडीशन हम लोग क्या लेके चलेंगे कि थीटा वन की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलो, ना थीटा वन की वैल्यू अगर 90 डिग्री ली और थीटा टू की थीटा, राइट, तो यहाँ पे देखो तो क्या चेंजेस अब हो जाते हैं, ठीक है। अब इस केसेस में, ऐसे केसेस में क्या चेंज होंगे यहाँ पे, सो उसको समझो। u की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो u की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, वो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस पीई, ठीक है, कॉस थीटा टू। थीटा टू की जगह पे क्या लेना है? कॉस थीटा टू, तो कॉस थीटा टू की जगह पे लेंगे हम लोग थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा वन यानी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी? कॉस 90 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे तो बताओ? जीरो, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, है कि नहीं? और ये माइनस पी कॉस थीटा, अब ए डॉट भी आपको याद है कि ए भी कॉस थीटा होता है, तो u की वैल्यू आ गई u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब होता है जब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था वो 90 डिग्री पे था। अगर 90 डिग्री पे नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। फिर कौन सा फॉर्मूला हम लोग का वैलिड रहेगा? ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड है, लेकिन ये जो नीचे वाला फॉर्मूला अभी हम लोग देख रहे हैं, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी के लिए वैलिड है जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखिएगा, इसको मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि ये फॉर्मूला लगाएं, ये फॉर्मूला लगाएं। तो आपको हर जगह ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी के लिए वैलिड है जब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? 90 डिग्री से स्टार्ट करें। अगर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 60 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग उस टाइम पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अदर केसेस जो इस केस के बाद आएगा हम लोगों का, वो अदर केसेस में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपका मान लो थीटा वन की वैल्यू जो हम लोगों ने लिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा वन की वैल्यू जब 90 डिग्री लेंगे और थीटा टू की वैल्यू, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, थीटा टू की वैल्यू जब 0 डिग्री लेंगे, अभी क्या ले रहे हैं? 0 डिग्री, तब क्या होगा? तो इस केस में देखो तो u की वैल्यू कितनी होगी? माइनस पीई कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू यानी कॉस 0 डिग्री, माइनस आपका कॉस थीटा वन यानी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो u की वैल्यू माइनस पी, ठीक है।
और ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू मीन होता है, ये मिनिमम एनर्जी होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यू मीन कितना होता है, -p। ठीक है, ये हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और ये कब आया, θ2 इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, θ1 90 डिग्री पे और θ2 0 डिग्री पे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, मोस्ट स्टेबल कंडीशन। अब बोलोगे सर मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्यों बोलते हैं, तो इस टाइम डाइपोल एनर्जी, डाइपोल का एनर्जी जो होता है वो बहुत मिनिमम है, और मिनिमम जब किसी चीज का एनर्जी होता है तो वो मूवमेंट करना नहीं चाहता है। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर, सबसे कम एनर्जी में वो मूवमेंट करना नहीं चाहता, एनर्जी कम रहेगा तो वो मूवमेंट करना नहीं चाहेगा, स्टिल चूंकि हमने वर्क डन किया था उस वर्क डन की वजह से वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, नाउ अगला जो कंडीशन लेंगे थर्ड वाला, तो थर्ड वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला में θ1 की वैल्यू 90 डिग्री और θ2 की वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, θ1 की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, u की वैल्यू देखो तो u की वैल्यू -pe। ठीक है, cos 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है बताओ, -cos 90। cos 180 का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, यस -1। तो -1 यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस p, यहाँ पे कितना आ गया +p, और ये u मैक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस में। ठीक है, और इस टाइम में ये जो होता है वो होता है मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, और जब सबसे ज्यादा एनर्जी किसी के पास होगा तो वो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में होगा। ठीक है, मोस्ट, और ये पूछता भी है आपका, दोनों बोर्ड सीबीएसई और जैक दोनों में पूछ चुका है आपका। ठीक है, कि डाइपोल मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में कब होता है, तब उसका एंगल कितना होता है, तो वो होता है हमारा एक बार 0 डिग्री में, 0 में क्या होगा मोस्ट स्टेबल कंडीशन, और अनस्टेबल में क्या होगा, 180 डिग्री में क्या होगा मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक सबको क्लियर। ओके, बहुत छोटा सा प्रूफ था, और स्पेशल जो इसमें केसेस थे वो मेन हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंडक्टर के बारे में। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट था ये सारा हम लोगों का खत्म हो। ठीक है, और समझ लो कि अब हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा पार्ट आपका कंडक्टर्स बोलो या मतलब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में, या फिर कैपेसिटर के बारे में। कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में जानने के बाद ही हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वहां पे दूसरा पार्ट में एंट्री ले रहे हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखेंगे वो क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, आप लोग बताओगे क्या फर्क होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में, क्या डिफरेंस है। What is the difference between conductors and insulators?
कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। पक्का सोच लो, बाकी लोग। सबसे पहला सवाल जो आपने सनवाज आपने जो किया कि सर रोटेशन के लिए हम लोग सेम एंगल ले सकते हैं क्या? अगर मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री पे रहेगा और 90 डिग्री से आप 90 डिग्री पे ही रखोगे तो क्या वो रोटेट होगा? अगर 90 डिग्री से 90 डिग्री पे ही रह जाएगा तो क्या वो रोटेट होगा सनवाज? नहीं होगा। तो फिर हम लोग को तो रोटेशन कंसिडर करना है ना, इसलिए सेम एंगल नहीं ले सकते। ठीक है। हाँ, और बाकी लोग जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एक कुछ लोगों ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स होता है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन सब में पॉसिबल, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब में रहता है, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो। ठीक है। एक ऋषिकेश ने भी बोला कि विच डज नॉट अलाउ द कंडक्टर टू फ्लो थ्रू इट्स नॉन इंसुलेटर्स। कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कंडक्टर प्रोड्यूस नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है आसानी से। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहला जो है कि हम लोग करंट के टर्म्स में बात करते हैं और दो चीज में बात करेंगे, कंडक्टर्स के बारे में, तो करंट के बारे में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन सब में होता है बट कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा होता है, और आपका इंसुलेटर्स में जो होता है वो बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो उसकी एनर्जी इतनी हाई नहीं होती कि वो करंट में टेक पार्ट कर सके। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, होता है, बहुत कम होता, इतना कम होता है कि वो करंट में टेक पार्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी एनर्जी इतनी कम होती है उस इलेक्ट्रॉन में। तो पहला जो हमारा डेफिनेशन है वो हम लोग दो पॉइंट्स में उसका लिखेंगे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्या हमारा, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, द मटीरियल्स which easily allow which easily allow the flow of current, द फ्लो ऑफ चार्जेस बोलो, और इस फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। द फ्लो ऑफ चार्जेस हम लोग ब्रैकेट में करंट लिख लेंगे। ठीक है, थ्रू देम, मतलब इजिली उससे चार्ज आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी। ठीक है, आर नोन एज कंडक्टर्स। वीडियो क्यों ऑन किया? थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, दूसरा जब हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्टिवली टेक पार्ट करते हैं आपका करंट में, विच एक्टिवली टेक्स पार्ट इन करंट। ठीक है, दूसरा सेम चीज आपका, अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है, तो इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे तो करंट जो होता है, मतलब इंसुलेटर ऐसा कोई भी मटेरियल होता है जो आपका
मूव नहीं करना है, इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज फ्लो इजिली नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं उसे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक आगे जाके मैं बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो किसी भी इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक होने के बाद उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से वो इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर बन जाता है। बट इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर्स वैसे सब बोलते हैं विच डज नॉट अलाउ, ठीक है। ये क्या होगा, अलाउ नहीं करेगा, ध्यान से समझना इसको। हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से देखो इस बार क्या लिखेंगे, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ, या फिर यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस ब्रैकेट में करंट थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इंसुलेटर्स। नाउ इसके पास जो होता है वो वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, they have very few free electrons, they have very few numbers of free electrons, ठीक है। बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है विच एक्टिवली, क्या यहाँ पे ये एक्टिवली टेक पार्ट होगा, नहीं, विच डज नॉट टेक पार्ट इन करंट। अगर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है भी तो वो भी आपका करंट में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन, टेक्स पार्ट इन करंट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि इससे ये हमारा आपका इसमें रेसिस्टेंस बहुत कम है आप हम लोगों के बॉडी का, ठीक है। इससे करंट इजिली अलाउ फ्री फ्लो कर सकता है, ठीक है। करंट फ्लो इजिली कर सकता है, दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इजिली हम लोग का बॉडी से करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ये दोनों चीजें समझ में आ गई? इनको क्लियर है? मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताएं। चलिए ओके।